तो भाल में जाके कला निधि हैं, वो साहिब ताप हमारो हरेंगे। तो भाल में जाके कला निधि हैं, वो साहिब ताप हमारो हरेंगो। और अंग में जा संपत्ति भवन में भूरी भरेंगो। घातक है जो मनोभव को, घातक है जो मनोभव को, मन पातक वाही के जारे जरेंगे। और दास जो शीस पे गंग धरे हैं, दास जो शीस पे गंग धरे हैं, ताकि कृपा कहो को न तरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। इसके अगले क्रम में संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास के उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित विशिष्ट व्याख्यान सत्र में उपस्थित सम्मानीय विद्वज्जनों के स्वागत में, उसके संदर्भ में स्वागत भाषण एवं विषय प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत विकास संस्थान के उपाध्यक्ष तथा इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर आदरणीय श्यामदेव मिश्र जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण एवं विषय प्रवर्तन करें। आदरणीय मिश्र जी। शशिकांत जी, पहले ये आचार्यों का परिचय हो जाए, फिर उसके अच्छा, बाद। परिचय। जी जी जी, ठीक है। तो इस विशिष्ट व्याख्यान सत्र में उपस्थित सभी मुख्य गुरुजनों को मेरा नमस्कार। इसमें विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर, लब्ध स्वर्ण पदक, डिफिल, पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि से सम्मानित यूजीसी एमेरिट्स प्रोफेसर, साहित्य महोपाध्याय, साहित्य जगत के धुरंधर प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, आप अनेकों सम्मान से सम्मानित एवं पुरस्कृत हैं। आप अनेकों सम्मान से पुरस्कृत हैं, जिसमें लगभग सम्मान और पुरस्कारों की संख्या 26 है। आपने अनेकों पुस्तकों का प्रकाशन एवं संपादन किया है। ऐसे साहित्य प्रेमी साहित्य मार्तंड आदरणीय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूं। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर, हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ, प्रकांड धुरंधर आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, आप मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। आपको सादर अभिनंदन एवं नमन करता हूं। इस सभा के सभाध्यक्ष के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्रीड़ा क्षेत्र पारंगत तथा संस्कृति विकास संस्थान के मध्य भारत संपर्क प्रमुख एवं इस सभा के सभाध्यक्ष के रूप में मम नाम तुल्य सुनाम धन्य प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी गुरु जी उपस्थित हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं अभिनंदन। एवं इस कार्यक्रम के संयोजक संस्कृति विकास संस्थान के उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी उपस्थित हैं। आपको मेरा सादर नमन और अभिनंदन। इसी क्रम में मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि संस्कृति विकास संस्थान के इस हिंदी पखवाड़ा के विशिष्ट व्याख्यान सत्र में उपस्थित सम्मानीय विद्वज्जनों का स्वागत और सम्मान के संदर्भ में आप स्वागत भाषण एवं विषय प्रवर्तन के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। आदरणीय मिश्र जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम। सभा को मेरा नमस्कार है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा इन दोनों के उत्थान में सतत लगा हुआ एक न्यास है, जिसमें बड़े ही कर्मठ और यशस्वी व कृत भूरि संकल्प आचार्य हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं पूरे भारत भर से। अध्यक्ष महोदय इसके प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी जी के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के आचार्य हैं, जो कि वर्तमान में वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपति के रजिस्ट्रार भी हैं। यह जो न्यास है आचार्य गणों, ये पूरे भारत में कार्य कर रहा है। इसकी यह उत्तर प्रदेश इकाई आप सबका स्वागत करती है। और हिंदी पखवाड़ा, जो कि हम जानते हैं कि 14 सितंबर से 2 हफ्ते तक, एक पक्ष तक चलता है, उसमें विविध प्रांतों में विविध कार्यक्रमों को अनुष्ठान करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा ये विशिष्ट व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित आज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के में उपस्थित हैं सर्वश्री आचार्य हरिशंकर मिश्र जी। आचार्य जी लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा विभाग में आचार्य रहे हैं, और जैसा कि अभी हमने सुना, आप अनेकों पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। और कीर्ति यस्य स जीवति मित्र, जिसकी कीर्ति जीती है वही जीता है। तो आपकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, आपने बड़ा कार्य किया है। और अब भी जिस सेवानिवृत्ति के बाद तो सब बता रहे थे कि और भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा अवसर मिल रहा है तो ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। सर का विकास संस्थान की ओर से, उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, करबद्ध आपको प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिंह सर जुड़े हैं, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और अनेक दायित्व आपके पास, सर के पास में हैं, और अत्यंत व्यस्त रहते हैं सर। लेकिन सर एक ओजस्वी वक्ता हैं। इस बात की तस्दीक, इसका प्रमाण स्वयं साहित्यिक, स्वयं जो क्या कहते हैं स्कॉलर हैं, विद्वान आचार्य मिश्र जी, आपने भी किया है। तो ऐसे 2 महामनस्वियों को, तपःपूतों को पाकर यह उत्तर प्रदेश इकाई अपने को धन्य मानती है। और आपके भी को भी इकाई जो उत्तर प्रदेश प्रांत है वह अपनी तरफ से स्वागत करती है। सर आपका, आप इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका आभारी है उत्तर प्रदेश इकाई। इसके अलावा ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वैदिक दर्शन विभाग के आचार्य अध्यक्ष प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी, जो पहले उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे, अब वर्तमान में आप उत्तर भारत क्षेत्र को देख रहे हैं। तो आप भी योग दर्शन के प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं। तो आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आपने सहमति दी, इसके लिए हमारे आग्रह को स्वीकार किया। सर आपके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी हैं, आप भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये आप राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के ज्योतिष एवं वास्तु विभाग के मर्मज्ञ आचार्य हैं, और बड़े ही कर्मठ और प्रज्ञाशील, प्रतिभाशाली आचार्य हैं, युवा विद्वान हैं। आपको भी यह इकाई पाकर धन्य है। आज के कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, जो हमारे ही यहाँ लखनऊ परिसर में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। आप बड़े प्रखर वक्ता और बड़े विद्वान हिंदी भाषा के व्यक्ति हैं, आपका भी स्वागत है। और अन्य जितने भी आचार्य हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, सभी का एक तंत्र से मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये आज 2 विषय लिए गए हैं। एक तो लिया गया है भाषा की विकास यात्रा। तो देखिए, ऐसा है कि समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार
एवं विविध प्रभावों की प्रेरणा जब मिलती है तो उससे भाषा व साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है और उस कल्प वृक्ष की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती हैं। उन सबका सम्यक निरूपण और उनकी दृष्टि से किया हुआ काल विभाजन ही सुसंगत सिद्ध होता है, जो संबंधित भाषा व साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास का या कहें कि उसकी जो विकास यात्रा है उसका समग्र शास्त्रीय स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि वस्तुतः 1929 में प्रकाशित जो हिंदी शब्द सागर की उनकी भूमिका थी, तो उसमें वो पूर्व के प्रायः 700-800 वर्षों के संकलित साहित्य का सांगोपांग अनुशीलन करते हैं और इस संकलित साहित्य का आधार सन 1883 में प्रकाशित जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी की हिंदी कवियों का जो वृत्त संग्रह है वो है और 1886 में प्रकाशित ग्रियर्सन महोदय की जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको भी उन्होंने आधार बनाया। इसके अलावा 1913 में 3 भागों में प्रकाशित रहा हुआ पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी का मिश्र बंधु विनोद। ये वस्तुतः यह जो मिश्र बंधु विनोद है इसकी भी सहायता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ली है। हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप गढ़ते हैं और हिंदी की विकास यात्रा की जब आप बात करते हैं तो और इसमें विशेषता ये है कि मिश्र बंधुओं ने जो प्राचीन रचनाकारों के अतिरिक्त तत्कालीन कवियों और लेखकों का भी समावेश किया इसमें। और बात इसमें यह भी है कि यह जो मिश्र बंधु विनोद आया ये वस्तुतः सरकार की आर्थिक सहायता से 12 वर्षों के सघन अन्वेषण के पश्चात नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा सन 1911 में शासन को प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट थी जिसमें सैकड़ों अज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों के ग्रंथों का उल्लेख था, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। इसी को आधार बनाया मिश्र बंधुओं ने, तो मिश्र बंधु विनोद और ये जो ग्रंथ हैं शिव सिंह जी के और ग्रियर्सन महोदय के, इसके आधार पर साहित्य की विकास यात्रा, भाषा की विकास यात्रा का कार्य शुक्ल महोदय ने किया। इसलिए यह लगता है कि यह कार्य अत्यंत दुष्कर, दुरूह है, जो पूरी सत्यनिष्ठा की अपेक्षा रखता है। इस काल को, इसमें ये जो विकास यात्रा है इसको के क्रम को 5 खंडों में, कालखंडों में विभाजित करते हैं मिश्र महोदय, शुक्ल महोदय। और इसमें आदि काल है, अपभ्रंश है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। आदि काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो सहित 4 ग्रंथ और पृथ्वीराज रासो सहित 8 देशज भाषा के काव्यों को भी सम्मिलित करते हैं। फिर अपभ्रंश काल में वज्रयानी सिद्धों और नाथ संप्रदाय के योगियों की साहित्यिक परंपरा का उल्लेख होता है। फिर उसी वही आधार बनता है कबीर के निर्गुण भक्ति साहित्य का। फिर भक्तिकालीन साहित्य में निर्गुण सगुण धारा है, रामकृष्ण भक्ति शाखाएं हैं, इनका विस्तृत रूप से निरूपण करते हैं। फिर रीति काल जिसमें षट विधाएं हैं, श्रृंगार इत्यादि। और फिर उसके बाद आधुनिक काल जो रेखता मिश्रित है और उर्दू मिश्रित जो खड़ी बोली है, वो यह काल आता है। तो यह जो भारत की ये जो भाषा की विकास यात्रा है, इस पर आचार्य हरिशंकर मिश्र जी विस्तार से प्रकाश डालेंगे ही। इसके अलावा दूसरा जो विषय है वो हमारा भाषा विज्ञान से संबंधित है, जिसमें भारोपीय भाषा में हिंदी जो परिगणित है, तो हिंदी की क्या का स्थान है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान में हिंदी क्या क्या चुनौतियां झेल रही है राजभाषा के रूप में, और वर्तमान में अन्य जो भाषाएं हैं उससे उसका क्या विरोध है, चाहे सामंजस्य है, किस प्रकार से हम एक इसमें रास्ता निकाल सकते हैं। इन सब के विषय में बात यहाँ होगी। है भाषा विज्ञान के इतिहास पर शायद आचार्य जी बात रखें, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो पदपाठ, प्रातिशाख्य, आरण्यक इत्यादि जो ग्रंथ हैं, फिर उसके बाद आपका निघंटु, यास्क, इन सब से लेते हुए और पूरा पाणिनि और भट्टोजी दीक्षित और इन सब तक हमारी शाखा आती है। तो इन विषयों पर बड़े विस्तार से आज बात की जाएगी और आचार्य लोग अपनी बात रखेंगे। तो अब ये शशिकांत जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो ये विशिष्ट वक्ता हैं उनको बुलाया जाए। धन्यवाद मिश्र जी, आपने सम्यक रूप से विषय का उपस्थापन किया, इसके लिए हृदय से आभार। इसके अगले क्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के पूर्व प्रोफेसर
लब्ध स्वर्ण पदक, डीफिल पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि से सम्मानित साहित्य महोपाध्याय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हिंदी की विकास यात्रा इस विषय पर आप अपने विशिष्ट वक्तव्य के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मिश्र जी। मिश्र सर, धन्यवाद। थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए तो आपका पूरा चेहरा दिखेगा। जी, क्लियर नहीं दिख रहा। जी जी, धन्यवाद मिश्र महोदया। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। आज संस्कृति विकास संस्थानम न्यास के तत्वावधान, उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में आयोजित हिंदी पखवाड़े के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। संरक्षक प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी जी, सभाध्यक्ष प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी और हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर राकेश सिंह जी, संयोजक प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, संचालक डॉक्टर शशिकांत मिश्र जी, और अभी जिन्होंने मंगलाचरण प्रस्तुत किया है श्री अतुल शुक्ल जी, तथा इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्वान तिरुपति विश्वविद्यालय के कुल सचिव और आचार्य कृष्ण कुमार भार्गव जी, मैं इन सब का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूँ। हिंदी की विकास यात्रा अभी जैसा कि विषय प्रवर्तन करते हुए प्रोफेसर मिश्र महोदया ने ये बात कही, हम हिंदी के संदर्भ में दो बातें लेते हैं। एक तो उसका भाषा पक्ष और दूसरा साहित्य पक्ष, लेकिन दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अलग नहीं। अभी मिश्र जी का संकेत हिंदी साहित्य के इतिहास की ओर था और उसका एक पक्ष भाषा की ओर भी है। भाषा की जो ऐतिहासिक यात्रा होती है उसको, और एक इतिहास पक्ष उसका, दोनों जुड़े हुए हैं। हालांकि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा को देखा जाता है, भाषा का इतिहास भी अलग होता है, बन जाता है, और उसमें सृजित साहित्य का भी विकास होता है, जिसको भाषा साहित्य का इतिहास और एक भाषिक इतिहास। तो यहाँ दोनों दृष्टियों से हम विचार करेंगे। प्रथम तो हम हिंदी की विकास यात्रा, भाषा प्रथम है, उसके बाद ही अन्य चीज़ों का विस्तार उसी से होता है, भाषा का स्वरूप गठित होता है। भाषा मेरी दृष्टि में तो ये सरितवत सतत विकसनशील है, प्रवाहशील है, और जो आज के अध्ययन से और अनुभव से दृष्टिगत होता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर निरंतर प्रवाहित होती है। जैसे नदियां पर्वत से, ऊंचे स्थान से समतल की ओर आती हैं, भाषाओं का भी ऐसा ही कुछ दृष्टि में आता है। तो आप सभी संस्कृत के विद्वान हैं, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का जो विकास है या अन्य भारतीय भाषाओं का जो विकास है, उनके मूल में या उनका मूल स्थान, मूल स्रोत संस्कृत है। और संस्कृत में भी दो भाग किया है कुछ अध्येताओं ने, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और मतभेद को ध्यान न दें तो ईसा की 1500
ईसा पूर्व से संस्कृत का पूरा क्षेत्र माना जाता है 15 वर्ष तक, कई लोग इसको 2500 वर्ष भी मानते हैं। उसके बाद संस्कृत के बाद पाली का विकास होता है। पाली उसको ग्राम की भाषा, गांव की भाषा या पल्ली की भाषा, ग्राम भाषा कहा जाता है, उसका विकास हुआ है। ये वस्तुतः प्राकृत ही हैं। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 सोपानों में विकसित मूलतः प्राकृत है। संस्कृत के अतिरिक्त जो अन्य भाषाएं हैं से विकसित हैं, वो मूलतः प्राकृत हैं। इन प्राकृतों को अध्ययन की सुविधा के लिए विद्वानों ने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में मान्यता दी है। एक विशिष्ट बात ये रही है कि संस्कृत का जो हमारी लौकिक संस्कृत है, वो विशुद्ध साहित्यिक सरणी को लेकर के चलती है और उसमें धार्मिक साहित्य भी सृजित है, वो कोई ऐसा भेद नहीं करती। लेकिन आगे चल करके पाली जो विकसित हुई, उसको धर्म विशेष से उसका संबद्ध हो जाने के कारण पाली एक विशेष धार्मिक भाषा के रूप में, और इसी तरह से दूसरा अगला क्रम जो आया पाली के बाद, वो प्राकृत का आ गया। प्राकृत में भी साहित्यिक प्राकृतों को लिया गया। साहित्यिक प्राकृतों ने साहित्य का बहुत ही उन्नयन किया। कुछ प्राकृतें धार्मिक प्राकृतें भी हैं। धार्मिक प्राकृतों पर विशेष चर्चा नहीं है की जाएगी, में साहित्यिक प्राकृतों को विशेष रूप से देखना है। इन प्राकृतों से हमारी हिंदी का बहुत कुछ आगे हिंदी ने इनसे लिया है। उसमें साहित्यिक प्राकृतों में क्षेत्र के अनुसार इनका नामकरण हुआ है। महाराष्ट्रीय प्राकृत या अपभ्रंश भी कहते हैं आगे इनको, सौसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, अर्धमागधी, पैशाची, नीय और कई प्राकृतें हैं। लेकिन मुख्य रूप से साहित्यिक प्राकृतों जिनमें साहित्य का सृजन हुआ, वो ये 5 ही मानी जाती हैं, जिनमें महाराष्ट्री, सौसेनी, मागधी और अर्धमागधी, पैशाची, ये मुख्य रूप से हैं। और इन मूल रूप से ये माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास इन्हीं प्राकृतों से हिंदी का विकास हुआ, हिंदी के स्वरूप का गठन हुआ। अगर एक बात हम यहाँ इस पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भाषा के उद्भव का हम कोई समय नियत नहीं कर सकते हैं कि अमुक तिथि या अमुक दिन, अमुक वर्ष में भाषा बनी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक प्रक्रिया है विकास की। फिर इसका कैसे निर्धारण करें, जो हम नामकरण करते हैं भाषाओं का, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, पुरानी हिंदी है, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसके लिए ये माना जाता है कि जब भाषा में नई प्रवृत्तियों का जन्म होता है, उद्भव होता है, और उन पहचान में आने लगती हैं वो प्रवृत्तियाँ, पुरानी प्रवृत्तियाँ ह्रासात्मक हो जाती हैं और नई प्रवृत्तियाँ विकासात्मक होती हैं, उसी समय से ये निश्चित हो जाता है कि एक नई भाषा बन रही है। ऐसे ही अगर हम कहें कि संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है, पाली ने संस्कृत के व्याकरण को और ध्वनियों को उसने कुछ परिवर्तित रूप में स्वीकार किया और उनका व्याकरण कुछ अलग हुआ, कम हुआ। सरलीकरण की प्रवृत्ति उन्होंने अपनाई और इसलिए वो पाली, और इस तरह से प्राकृतों ने पाली की ध्वनि व्यवस्था को और आगे विस्तार किया, सरलीकरण की ओर, व्याकरण में भी सरलीकरण किया। अपभ्रंश में और कुछ आगे विस्तार हुआ। मूलतः ध्वनि परिवर्तन भाषा के संदर्भ में विचारणीय होता है। ये ध्वनि परिवर्तन ही है जो भाषा को एक नया रूप दे देता है। एक बात मैं और कह सकता हूँ कि अपने यहाँ
भाषाओं का नामकरण हुआ। मूलतः भाषा विकसनशील होती है तो उसके अलग अलग सोपान होते हैं, वो सोपान अलग नहीं होते। एक सोपान को छोड़ करके हम दूसरे सोपान पर कैसे आगे चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं, हमें क्रमशः ही उतरना पड़ता है या उसमें आरोहण और आरोह करना पड़ता है, इस तरह से। लेकिन यहाँ भाषाओं का अलग अलग नाम दिया गया है, पाली है, प्राकृत है, इस तरह से नाम दिया गया है। अन्य देशों से अगर फारसी लें, अंग्रेजी लें, वो उनके बीच में नाम नहीं दिए उन्होंने। वो उनका प्राचीन फारसी कह सकते हैं, आधुनिक फारसी कह सकते हैं, मध्यकालीन फारसी कह सकते हैं, अंग्रेजी भी कह सकते हैं, ओल्ड और न्यू कह सकते हैं। ये अपने यहाँ उनका नामकरण कर दिया गया है और उनको विशेषता धर्म से जोड़ दिया गया है, इसलिए वो पृथक नाम बन गया है। और लेकिन वो भाषा तो एक प्रवाह है, चलता रहता है। यहाँ संस्कृत के बाद जब हिंदी और उसके बीच में इतने सोपान आते हैं, उन सोपान में मैंने बात ये और स्पष्ट कर लिया, बात को कर लिया जाए कि जो ध्वनि परिवर्तन है वो भाषिक स्वरूप को निर्धारित करता है विशेष रूप से। जैसे कि संस्कृत के ही सारे शब्द पाली प्राकृत अपभ्रंश में आए हैं, कुछ अन्य शब्द भी आने लगे जो अन्य संस्कृतियों के या अन्य लोगों के प्रभाव से, लेकिन मूलतः संस्कृत का ही, मूल संस्कृत से ही सब सारे भाषा है। यहाँ एक प्रश्न उठा है, और आप तो सब लोग संस्कृत के विशेष अध्येता हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं। ये प्रश्न उठाया गया हमारे यहाँ हिंदी में, जब हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं तो ये प्रश्न उठाया गया है कि संस्कृत से पहले कोई भाषा थी या नहीं। संस्कृत और प्राकृत को लेकर के कई प्राकृत के विद्वान या समर्थक कहते प्राकृत पहले थी, प्राकृत का ही संस्कार करके संस्कृत रूप आया। प्राकृत पहले है और उसका परिष्कृत या संस्कृत सुसंस्कृत रूप संस्कृत है। लेकिन अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि ये बात उतनी सही नहीं लगती, क्योंकि संस्कृत का जो अगला विकसित रूप है, जिसे वैयाकरण उसका भ्रष्ट रूप या विरूपित रूप कहते हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिक उसे विकसित रूप ही कहते हैं। उन्हें जो ध्वनि परिवर्तन होता है सरलीकरण के लिए, वो उससे उसका विकास होता है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत की जो ध्वनियाँ हैं, वो आगे जिस रूप में ग्रहण की गई, जिस रूप में विकसित हुई, वस्तुतः वही प्राकृत रूप है। संस्कृत नाटकों में या अन्य और भी ग्रंथों में हमें संस्कृत से विकसित प्राकृत ही मिलती है। संस्कृत का अगला स्वरूप या सोपान प्राकृत के रूप में मिलता है, और उसी से आगे भाषा का निरंतर विकास होता गया है। अगर हम इसको एक आध उदाहरण लें तो समझ में आता है कि ध्वनि विकास कैसे हुआ है, तो जिससे कि भाषा का स्वरूप स्पष्ट होगा, हिंदी की विकास यात्रा हमारे सामने आ जाएगी। विकास रूप में जैसे हम जो ध्वनियाँ हैं, जो ध्वनियाँ लोक में जिनका उच्चारण संभव नहीं हो पाया, जिनके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या उस तरह का समाज नहीं उपलब्ध हो पाया, लेकिन भाषा बोलना तो सबके लिए अनिवार्य है। किसी भी रूप में वस्तु एक ही रहेगी, लेकिन अभिव्यक्ति और उसकी पहचान करने के लिए भाषा का उच्चारण तो आवश्यक है, क्योंकि भाषा मूलतः औपचारिक ही है, लिखित रूप तो उसका बाद में आता है। तो जैसे ही भाषा जिस रूप में बोल सकता है व्यक्ति, उस रूप में बोलेगा, लेकिन भाषा वही रहेगी। उदाहरण के लिए अगर हम दें कि अगर जैसे हम कोकिल शब्द लें, कोकिल शब्द तो है, सभी लोग वस्तु कोकिल को देख रहे हैं, बोलती है, बहुत मधुर बोलती है, जैसा भी हो। या तो कोकिल, अब एक नियम ये बना प्राकृतों में कि यदि दो स्वरों के मध्य कोई अल्प प्राण ध्वनि आती है तो उसका लोप हो जाएगा और उसमें निहित स्वर शेष रहेगा। इस प्रकार से कोकिल में अगर हम देखें तो का में ओ और लौ में आ, बीच में जो की है उसमें क अल्प प्राण है
प्रथम ध्वनि होने से, प्रथम वर्ण होने से, और क का लोप हो जाएगा, उसमें निहित ई स्वर बच जाएगा, शब्द बनेगा कोयल। कोयल शब्द बन जाएगा, और लोक में उसे कोयल या कोयली ही बोलते हैं, कोयल। बाद में उसका जब मानकीकरण होगा तो उच्चीकरण होकर के वो ई का या हो जाएगा, तो कोयल शब्द बन जाएगा। लेकिन वो मूलतः एक ये विकासात्मक प्रक्रिया, दो स्वरों के बीच में जितनी अल्प प्राण ध्वनियां आई, यानी कि क ग गा, च ज या, ट ड ण, त द न, प ब म, ये ध्वनियां जो आएंगी 1 3 5, ये इन सब का लोप हो जाएगा, ये बचेंगी नहीं, इनके इनमें निहित स्वर बचेगा। तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। संस्कृत का बहुत बड़ा, इनका जब हम इनको संस्कृत रूप देते हैं तब फिर ये अपने मूल रूप में हमें मिलते हैं। लेकिन लोक के लिए, जनता के लिए, जिस संस्कृत का अभ्यास नहीं है, वो इसी रूप में बोलता है, वस्तु वही रहती। एक उदाहरण और जैसे हम लेते हैं, उसका विकास देख लेते हैं। जैसे काक शब्द है, काक, काक में जो अगला का है वो ध्वनि और के बीच का अल्प प्राण है क, उसका लोप हो जाएगा, का बचेगा अ, उसमें अ निहित है, अगले वाले का में का क में आ, का अ। अब ये माना गया कि अ का उच्चारण क्लिष्ट है, केवल अ का उच्चारण संभव नहीं है, तो क्योंकि सब में ध्वनित तो होता है लेकिन उसका उच्चारण स्वयं में नहीं हो पाता, ये का बोले नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसके लिए हिंदी में उसकी स्पष्टता के लिए, सुगमता के लिए दो ध्वनियां, दो श्रुतियां ली गई। एक श्रुति या और एक श्रुति व ली गई, और उनकी सहायता से, जैसे का में व श्रुति ली गई तो काव बना, काव से फिर कौवा बन गया। ऐसे ही राजन, हलंत शब्दों का लोप कर दिया, कठिन लगा, और अगले विकास क्रम में हलंत शब्द लुप्त हो गए, सारे शब्द व्यंजनांत हो गए। पाली में आकर के सारे शब्द व्यंजनांत हो गए और निस्वरांत हो गए, और व्यंजन में हलंत लुप्त हो गए। अब जैसे भगवान का भगवा हो गया, आज हम भगवा वस्त्र, भगवत ध्वज, भगवा, तो भगवान से ही निकला हुआ। कर लो सरित का सरी, हिंदी में सरित प्रयोग कम होता है, मध्यकाल में तो बिल्कुल नहीं होता, सरी का ही प्रयोग होता है। सरित के लिए तो जगत का जग होता है, क्योंकि वो वहां पर हलंत का लोप हो गया, अंतिम हलंत का लोप हो गया, और केवल क्योंकि स्वरांत शब्द रह गए, हलंत शब्द नहीं रह गए। तो ये ध्वनि विकास हिंदी में उसी क्रम से चला आया मध्यकाल तक। जब हम देखते हैं ये, फिर एक और उसकी जो बात और मुझे स्पष्ट करनी है वो ये है कि जब भाषा का, जब हम एक विभाजन देखते हैं, भाषा का देखते हैं कि नया रूप कब आया, तो उसमें हमें एक क्रियापद और उसके परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह ये देखने होते हैं। यदि नए परसर्ग या नए विभक्ति चिन्ह बन गए तो भाषा का नया रूप सामने आ जाता है। पाली तक हमारी संस्कृत पूर्णतः संश्लिष्ट है, और उस पाली से पाली भी संश्लिष्ट है, कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें किंचित विश्लिष्टता आने लगी, अपभ्रंश में और आई, और अवहट तक वो पूर्णतः विश्लिष्ट हो गई, यानी उसके विभक्ति चिन्ह या उसके परसर्ग पृथक हो गए, क्रियापद भी अलग हो गए। तो वो हमारी जो ये क्रम से संस्कृत से, जो संस्कृत हमारी विश्लिष्ट भाषा है, पूरी तरह से मैंने जुड़ी हुई है, विभक्ति के साथ उसके शब्द सिद्ध होते हैं, उसका आगे क्रम, उसका विश्लिष्ट रूप आगे बढ़ता गया, और हिंदी अपने स्वरूप में आकर के पूर्णतः विश्लिष्ट हो गई। अब उसके विभक्ति चिन्ह हम सविभक्तिक प्रयोग नहीं करते। अब हमारे भाषा संस्कृत पूर्णतः सविभक्तिक प्रयोग होता है संस्कृत में, पाली में भी होता है, कुछ अपभ्रंश में भी होता है, लेकिन धीरे धीरे सविभक्तिक प्रयोग समाप्त होने लगे। तो पुरानी हिंदी में सविभक्तिक प्रयोग मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, अधिक नहीं मिलते, इसलिए उसको पुरानी हिंदी कहा गया। आगे आकर के पूरा इसका
विभक्ति चिन्ह आदि इसके अलग पृथक पृथक हो गए। ये हम देखते हैं कि इसकी विकास यात्रा में जो ध्वनियों का विकास है और जो उसका व्याकरण का विकास है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और कुल मिलाकर के हमें ये कहना है कि संस्कृत जो पूर्णतः संश्लिष्ट भाषा थी वो आगे आकर के हिंदी तक पहुँचते पहुँचते वो पूर्णतः विश्लिष्ट हो गई। उसके ध्वनि रूप में भी परिवर्तन आया। व्याकरणिक रूप के स्थान पर अगर हम सरल रूप से देखें तो उसके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो स्पष्ट हो गए और वो विश्लिष्ट हो गए, किसी संज्ञा या के साथ वो जुड़ते नहीं हैं, अलग अलग हो गए। क्रियापद भी अलग हो गए से वहाँ का और यहाँ का कोई क्रम अलग, उसका एक क्रम निश्चित हो गया, संज्ञा और क्रिया और अन्य कारकों का। एक तरह का ये भाषिक विकास की ओर हमने अभी थोड़ी चर्चा हुई। हम देखते हैं कि संस्कृत का ये हिंदी का जो विकास है वो साहित्य के रूप में किस रूप में हुआ। वस्तुतः संस्कृत से ही हिंदी ने अधिकतम सामग्री ग्रहण की। और मैं तो ये देखता हूँ कि संस्कृत के विपुल रिक्त को, जो रिक्त है इतना बड़ा संस्कृत का, उसको लोक में और साहित्य में प्रसारित करने का दायित्व मुख्यतः हिंदी ने लिया है। सरल रूप में जितना संस्कृत का रिक्त है, चाहे वो वैदिक संस्कृत का हो, वांग्मय का हो, या साहित्यिक संस्कृत या लोक संस्कृत का हो, उस सब का, या हमारी संस्कृति का हो, ये संस्कृत और संस्कृति विकास संस्थानम की जो मूल भावना है, तो उस सब का वहन ये लोक भाषाएं ही या जो आधुनिक भारतीय भाषाएं ही करती हैं। अब लोक संस्कृत को उस रूप में नहीं समझ पाता तो उसको हिंदी के माध्यम से ही हम बता पाते हैं कि हमारी वैदिक संपदा क्या है, हमारी लौकिक संस्कृत या साहित्य का वैशिष्ट्य क्या है, उसका अवदान क्या है। इसको बताने के लिए हमें हिंदी या अन्य भाषाओं का ही सहारा लेना। इसके लिए हम इसका हिंदी को महत्व देते हैं, इसलिए कि वो हमारे उस रिक्त को हमारे लोक में और समाज में प्रसारित करने का दायित्व निर्वहन कर रही है। और बहुत अच्छा इसलिए ये संस्थानम न्यास ने जो हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें संस्कृत के साथ हिंदी को लेकर के ही चलना होगा, क्योंकि लोक में हम अपनी संस्कृति की संपदा को हिंदी के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं और पहुंचाना हमारे लिए अनिवार्य है। हम अपनी संस्कृत को भी हम पहुंचाएंगे, लेकिन दोनों का माध्यम हमारे पास रहेगा। और हिंदी इतनी समर्थ हो चुकी है, कम वर्षों में ही उसका कुछ ऐसा चरित्र है, समावेशी चरित्र है, सब कुछ वो समन्वयी प्रकृति की है, वो सब कुछ समन्वित करती है। संस्कृत में तो उसका बहुलांश है, लेकिन अन्य जो संस्कृतियों से जो शब्द आए, अन्य भाषाओं से जो शब्द आए, उसको भी उसने ग्रहण किया है और उस संस्कृति की भी उसको अभिव्यक्ति करती है। हिंदी का एक व्यापक चरित्र है। आज हिंदी के हम भाषा के विभिन्न रूप देखते हैं। एक उसका साहित्य रूप है और दूसरा उसका जनसंपर्क रूप है, संपर्क भाषा के रूप में है, माध्यम भाषा के रूप में है और राजभाषा के रूप में है, व्यवसाय की भाषा के रूप में है। आज इस तरह से विभिन्न रूप हो गए हैं। प्रायः जो रूप संस्कृत के पहले प्रचलित थे, संस्कृत भाषा के, उसको उसने रिक्त के रूप में और ग्रहण किया है। और जैसे संस्कृत का संपर्क भाषा थी पूरे भारत की, तो तभी हमारे 4 जो प्रमुख धाम स्थापित हुए, उन सबका संपर्क या पूरे भारत की और अन्य देशों की भी संस्कृत ही मुख्य भाषा थी।
पूरे हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत से ही जानी जाती है, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो। तो आज वह कार्य बहुत कुछ हिंदी कर रही है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया। यद्यपि राष्ट्रभाषा के रूप में ही इसकी मान्यता के लिए लोग प्रयत्नशील थे और संविधान में उल्लिखित होने से पूर्व इसे राष्ट्रभाषा ही कहा जाता था। जितने हमारे स्वनामधन्य राजनयिक थे, नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हों, लाला लाजपत राय हों और मालवीय जी हों, सभी लोगों ने इसे राष्ट्रभाषा का ही दर्जा दिया था। किंतु संविधान सभा में भाषा का विचार होने विमर्श होने लगा, उसमें सहमति नहीं बन पाई। 12, 13, 14 सितंबर 1949 तक बहस चली और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा का नहीं। कई लोगों ने अन्य नाम सुझाए, संघ की भाषा और ये अन्य भाषा, लेकिन अंत में से राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। हिंदी का जो क्रम आया वो ये भी है कि उसने देवनागरी लिपि को अपनाया। हमारा संस्कृत का समग्र साहित्य चिंतन देवनागरी में ही लिपिबद्ध है, इसलिए भी ये संस्कृत के से बहुत कुछ ग्रहण किया, बड़ी सुविधा के अनुसार ग्रहण किया। तो हमारी संस्कृत का जो भाषा ये पूरा साहित्य है, चाहे वो जितने प्रकार का साहित्य है, ललित साहित्य हो या अन्य प्रकार का जो साहित्य है, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद और कोटक, सालिहोर, जो कुछ भी है सब संस्कृत में और प्रायः काव्यमय है। उसको भी मध्यकाल में हिंदी ने बहुत कुछ रूपांतरित किया लोक में पहुंचाने के लिए उसी रूप में। संस्कृत का संवहन, संस्कृत के रिक्त का संवहन करती है भारतीय या हमारी हिंदी भाषा, और हिंदी का विकास आगे भी होता रहेगा, लेकिन वह संस्कृत से ही अपना स्रोत मान करके संस्कृत से ही सारा तथ्य लेती है और उसी से उसकी संपन्नता है। हिंदी आज जो इतने कम वर्षों में संपन्न हो गई, उसमें बहुत कुछ संस्कृत के कारण है। संस्कृत का बहुत कुछ उसने लिया, प्रायः सर्वांश ने लिया, अंग्रेजी से भी प्राप्त किया कुछ, लेकिन संस्कृत का बहुलांश है। इसलिए हमारी हिंदी कम समय में विकसित हो सकी। इस तरह से उसने काफी विकास किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शायद समय अधिक हो रहा होगा हमारे अन्य वक्ता महोदय को भी। आपने मुझे ध्यान से सुना और थोड़ी बहुत बातें मैं कह पाया। आगे अवसर मिलेगा तो मैं और भी इस पर चर्चा करूंगा। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया और संस्कृत विकास संस्थान अमन्यास से जुड़ने का ये मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार मानता हूं। जय तु संस्कृतम। प्रोफेसर मित्र जी, आदरणीय मित्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने हिंदी की विकास यात्रा के विषय में बताया कि पुरानी प्रवृत्तियां ह्रासात्मक होती हैं और नई प्रवृत्तियां विकासात्मक होती हैं। इसी सिद्धांत को लेकर के हिंदी मूल रूप से संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई है और हिंदी का उद्गम स्थान संस्कृत है। आपने बताया कि संस्कृत से प्राकृत, अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी होते हुए हिंदी का विकास हुआ। आपने जो राजन, काक, कोयल इत्यादि शब्द का उदाहरण देते हुए शाब्दिक ध्वनि का विकास विस्तृत रूप से हम सभी को समझाया। आपने हम सभी का विस्तृत रूप से मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसी क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर, हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ, धुरंधर, प्रकांड आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप भारतीय परिवार में हिंदी का स्थान एवं इसके वर्तमान कालिक
चुनौतियां इस विषय पर अपने मुख्य वक्तव्य के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, अभिनंदन। माइक अनम्यूट हो गया है आपका। सर अनम्यूट अनम्यूट कर माइक अनम्यूट है सर, म्यूट माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। सर माइक म्यूट हो गया आपका। एक मैसेज डाल दीजिए सर। सर जो माइक बना होगा नीचे बाएं तरफ उसको देखा जाए, उस पर क्लिक कर दिया जाए तो आ जाएगी। जी। लेफ्ट लेफ्ट बाएं हाथ पे नीचे की ओर होगा सर, उसी पर क्लिक कर दिया जाए। सुनाई नहीं दे रहा क्या सर को? नहीं, आवाज तो आ रही होगी। आवाज आ रही है सर? हाँ, उस पे एक माइक होगा, उस पे कट का निशान लगा होगा सर, देखिए एक स्पीकर टाइप का, उसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। वो अनम्यूट कर दीजिए उसको, इसलिए आवाज नहीं आ पा रहा है। आप कह रहे हैं शायद हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है, एक मिनट, यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या? आपके यहाँ से अगर हो सकता है तो। अब हुआ क्या? नहीं, नहीं हो पाया। ये कोई कोई छात्र लड़का हो वहां पर तो कर सकता है वो। कोई सहायता के लिए नहीं है क्या सर? आप फिर से एक बार जुड़े तो हो सकता है इसको। आप शशिकांत जी, आपके पास से नहीं हो पाएगा? यहाँ से तो मैंने कर दिया, एक बार शायद एक बार फिर से जुड़े तो हो सकता है। सर या तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा जुड़ जाएं। एक बार वो लाल वाला, हाँ देखिए अगर जुड़ पा रहे हो तो। नहीं हो पा रहा है ना? अभी तो नहीं लग रहा है। एक बार कॉल करके बताइए ना सर को। हाँ एक बार सही कह रहे हैं। वो कॉल करके बताइए सर। और ही देखो। सुनने के बाद वहाँ 3 ऑप्शन, एक माइक का है, 3-4 ठो, उसमें से एक किसी को भी करेंगे तो जैसे वीडियो वाला उसी तरह माइक वाला टच करेंगे तो हो जाएगा। श्यामदेव जी फोन कर लें सर को हाँ और हाँ हाँ फोन शशिकांत जी। करके हाँ फोन करके उनको बता दें तो फिर से वो जुड़ेंगे तभी होगा। मैं कई बार ट्राई कर रहा था, हमारा वीडियो नहीं आ रहा था और हमारा माइक्रोफोन भी कहीं कंप्यूटर में दूसरी जगह यूज हो रहा था, तो मैं कई बार ट्राई करने के बाद जुड़ा उड़ा तो जा करके शट जी डाउन जी किया, फिर ऑन किया तब जाके हो पाया। देखिए उन्होंने दोबारा ज्वाइन तो किया। अभी ज्वाइन नहीं, हाँ हाँ ज्वाइन किया हाँ सर ने। म्यूट फिर हो रहा है ये। हाँ सर, बगल में ही जहाँ वीडियो जहाँ से ऑन हो रहा है ना, वहीं पर है बगल में ही ऑडियो का भी, उसको केवल छुएंगे तो ऑन हो जाएगा। देखिए वीडियो भी ऑन नहीं हुआ है सर का। वीडियो तो ऑन हो गया है शायद,
हाँ हो गया अब। नहीं हुआ। ऑडियो नहीं हो रहा है। ऑडियो नहीं हो रहा है, शायद लैपटॉप से जुड़े हैं या मोबाइल से जुड़े हैं सर। यार फोन भी नहीं उठा ना उनका, नहीं तो नहीं हो तो तब तक शशिकांत जी को बोल दीजिए। यार रुक जाइए, अभी देखिए फिर दोबारा ज्वाइन तो कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं। हो गए, ज्वाइन तो हो गए सर। ज्वाइन तो हाँ। हो रहे हैं। सर वीडियो के बगल में ही है, देखिए क्या क्या है। वीडियो के बगल में ही है सर वो ऑडियो वाला ऑप्शन, उसको टच करेंगे तो खुल जाएगा ऑडियो। एक बार फोन करके इनको स्क्रीनशॉट भेजिए तो। है कॉल किए हैं सर? हैं? कॉल करके बताएं क्या सर उनको? फोन उठ ही नहीं रहा है उनका। फोन तो कर रहा हूँ उनको, फोन उनका उठ ही नहीं रहा। सर फोन उठाइए सर। यहाँ से म्यूट करने का ऑप्शन है लेकिन अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। जी सर, जी सर। जी अच्छा अच्छा, हाँ ये मोबाइल से ही कर लिया जाए सर, मोबाइल से कर लिया कोई बात। जी जी जी, लैपटॉप से किए हैं सर। कोई बात नहीं, आप मोबाइल से जुड़ जाए सर। आप देखिए जी जी आ रहा है सर। हो गया अभी हो गया ये आ रहा है सर, आ रहा है, हो गया। वीडियो ऑन कर लीजिए बस। नमस्कार, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। वो कई प्रयास के बाद भी हो नहीं रहा था, पता नहीं कुछ हो सकता है सिस्टम का एरर रहा हो। कोई बात नहीं सर। संस्कृत विकास संस्थान उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान क्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, इस विचार के लिए सभी इस संस्थान से जुड़े विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी हैं। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, डॉक्टर शशिकांत मिश्र जी, और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए सभी विद्वान वक्ता और शोधार्थी, मैं सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और थोड़ा 2 मिनट विलंब हो गया। मुझे जो विषय दिया गया है, भारोपी परिवार में हिंदी का स्थान और इसकी वर्तमान कालीन चुनौतियां, तो प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र ने भाषा की पूरी विकास परंपरा को बहुत विस्तार से बताया है। तो उन सारी चीजों को मैं छोड़ते हुए, जिससे रेपिटेशन, मैं भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण पर थोड़ी चर्चा करते हुए मुख्य विषय में हिंदी की वर्तमानकालिक चुनौतियों पर अपने को केंद्रित करूंगा। भाषा परिवार 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है आकृत यानी रचना, दूसरा है आनुवांशिक या पारिवारिक। तो भाषा का जो पारिवारिक वर्गीकरण है, उसी में भारोपी परिवार आता है। यह लगभग 85% जो भाषाएं हैं वो भारोपी परिवार में आती हैं। भारत और पूरे यूरोपीय परिवार की भाषाएं भारोपी परिवार में आती हैं, लेकिन भारत की कुछ भाषाएं भारोपी परिवार में ना आकर के द्रविड़ परिवार में आती हैं। और मैं फुटकर में ही कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आश्चर्यजनक रूप से इस परिवार के बाहर की कुछ भाषाएं भाषा और शब्द के आधार पर इस परिवार के बहुत करीब हैं। तो मुझे लगता है कि ये विभाजन जो हुआ है, इस पर और शोध करने की जरूरत है कि पूरा द्रविड़ परिवार भारोपी परिवार से अलग है, जो भारत की द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं और संस्कृत के बहुत करीब है। संस्कृत के बहुत करीब रहने वाली द्रविड़ परिवार की भाषाएं भारोपी परिवार की भाषाएं नहीं है। मैं विद्वानों से, मेरा प्रश्न है, ये जिज्ञासा है कि आगे वो शोध के माध्यम से जाने कि कैसे ये पारिवारिक विभाजन हुआ। स्थान समीपता,
शब्द साम, इन्हीं आधारों पर ये पारिवारिक विभाजन हुआ है। इसके अलावा भाषा में बहुत अंदरूनी एकता भी है, जिस पर अभी शोध कार्य बाकी है। अभी संस्कृत के विद्वान समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, वो स्वयं संस्कृत के कितने करीब है, बावजूद इसके वो भारतीय परिवार का या संस्कृत के बगल वाला हिस्सा वो नहीं पाती। जैसे तेलुगु, मराठी, कन्नड़, ये इस परिवार का हिस्सा नहीं है। जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच संस्कृत के साथ जुड़कर भारतीय परिवार का हिस्सा बनती हैं। ये अलग शोध का विषय है। जबकि संस्कृत, फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी और हिंदी में कुछ आधारभूत शब्दों में समानता दिखाई पड़ती है, लेकिन समानता के आधार पर इन्हें परिवार की भाषाएं नहीं कहा जा सकता। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द नियर है और भोजपुरी में नियर चलता है, हिंदी अंग्रेजी के करीब हो जाए और हिंदी संस्कृत के साथ जुड़ करके द्रविड़ भाषाओं के दूर हो जाए, ये अलग शोध का विषय है। ये सारा विभाजन नए सिरे से आने वाले समय में विद्वानों को समझना है, जिससे हम विद्यार्थी लोग भी इसे आगे पढ़ सकें, समझ सकें। हम भाषा परिवार पर केवल इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि ये आज का हिंदी पखवाड़े के लिए ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि भाषा, राष्ट्रभाषा और भाषा की राजनीति पर चर्चा की जाए। प्लेटो का कहना है कि भाषा और विचार में बहुत थोड़ा अंतर है। यानी आश्चर्यजनक रूप से अगर हम विचार करें, जब हम कुछ सोचते हैं तो हम इस बात की कल्पना नहीं कर पाते कि हम बिना भाषा के सोच रहे हैं। हमारे मन में जो भी विचार होता है वह हमारी मातृभाषा में होता है। जब हम उसे दूसरी भाषा में बोलते हैं, हम भले अंग्रेजी के विद्वान रहें करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ट्रांसलेटर बैठ करके हमारी मूल भाषा में वो शशिकांत जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, विचार बनाता है और बोलता रहे। अब भाषा विकास क्रम में इतना आगे जा चुकी है कि हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि भाषा विहीन समाज चिंतन भी करता था। जबकि भाषा विहीन समाज चिंतन करता था और चिंतन के क्रम में ही भाषा आई, लेकिन भाषा हमारे व्यवहार में इस तरह से जुड़ गई है, हमारे व्यवहार में उस तरह जुड़ गई है, एक तरह से वो हमारी आत्मा का मुख्य हिस्सा बन गई है। और ऐसा लगता है जब हम सोचते हैं तो भाषा में ही सोचते हैं, बिना भाषा के हम सोच नहीं सकते। हम स्वप्न तो भाषा में देखते हैं, चित्र जो भी देखते हैं तो भाषा में देखते हैं। भाषा का एक रूप वो है जो हम साहित्य में पढ़ते हैं, दूसरा रूप है जो उसके भाषिक प्रयोजनों से जोड़ता है, जिसे हम व्यवहारिक रूप कहते हैं, जिसको हम फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। यानी संप्रेषणात्मक प्रकार जो भाषा का है वही इसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि रूपों में जोड़ता है। भारतीय संविधान में इस समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी लागू तो 26 जनवरी को बाकायदा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सारे प्रावधान प्रक्रिया आजादी के बाद से शुरू हुई थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को भारत की भाषा दी गई थी और 8वीं अनुसूची में फिर सिंधी, कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई। और 2011 की जो रिपोर्ट है भाषा की, कि हिंदुस्तान में मातृभाषाओं की संख्या 234 है। 234 मातृभाषाओं में केवल 22 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया है। अब आश्चर्यजनक रूप से इसमें कई आदिवासी क्षेत्रों की भाषाएं हैं। राजभाषा हिंदी के विकास क्रम में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यह है कि हम भारतीय भाषाओं के राष्ट्रीय स्वरूप को लेकर के नहीं चल रहे हैं। भारत के 10 राज्यों में
बोली जाने वाली हिंदी, जिसे हम राजभाषा कहते हैं, वो आज के 100-150 साल पहले, बहुत मतलब 200 साल पहले तक 2-3 जिलों में बोली जाती थी, जिसे हम कौरवी कहते हैं बोली। स्वयं हिंदी का विपुल साहित्य अवधी में है, ब्रज में है और भोजपुरी में है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का साहित्य लिखा गया। और खड़ी बोली हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी क्यों? इसके पीछे की भी भाषा राजनीति को समझना जरूरी है। ये दुर्भाग्य है कि भाषाएं धर्म से जोड़ दी गई हैं। संस्कृत वैदिक और सनातन धर्म ब्राह्मण धर्म से जोड़ दी गई। अवधी उसी से जुड़े हुए राम काव्य से भगवान राम की अवतार कथा से जोड़ दी गई, वो वैष्णव संप्रदाय से जोड़ दी गई। ब्रज भी कृष्ण की कथा से जुड़े होने के कारण वैष्णव संप्रदाय से जोड़ दी गई। और भोजपुरी को लोक की भाषा मान करके पीछे छोड़ दिया गया और भाषा के रूप में उठाया गया। और राजस्थानी का भी अच्छा साहित्य था, भाषा के रूप में उठाया गया। व्यापारियों ऊंट पर लाद कर सामान बेचने वाले व्यापारियों की भाषा, जिसका कोई साहित्य नहीं था, उसे उठाया गया और उसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब उस राजभाषा के लिए जो राजनीति हो रही है, वो आप 1950 से भाषा की राजनीति देखें तो भारतीय संविधान में स्वयं शुरुआत से ही पूरा कामकाज, स्वयं संविधान का ट्रांसलेशन 1988-89 में हुआ हिंदी में, हिंदी अनुवाद, और संसद के एक प्रस्ताव से हुआ। राजभाषा हिंदी है, संविधान अंग्रेजी में बना। भारत के बहुतायत राज्यों में और केंद्र सरकार के सभी संस्थानों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी आयोग हैं, सब जगह अंग्रेजी का ही व्यवहार हो रहा है। अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी के व्यवहार करने से दिक्कत नहीं है। हमारे पास एक बड़ी समृद्ध भाषा, जिसे जो मनुष्य के आदिम विकास से जुड़ी हुई है, भारत में जानी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, समझी जाने वाली सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। जब तक हम हड़प्पा लिपि पढ़ नहीं लेते, तब तक मानेंगे कि आर्य वैदिक सभ्यता की जो भाषा संस्कृत है, वही सबसे पुरानी भाषा है। उस पुरानी भाषा को पीछे करके एक भाषा को ला करके, एक क्षेत्र विशेष की भाषा को ला करके अंग्रेजी के मुकाबले में खड़ा करने के पीछे राजनीति क्या थी? यह हमेशा लूली लंगड़ी बनी रहेगी, यह कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। यूरोप के बहुत देशों में संस्कृत में शोध हो रहा है, हिंदुस्तान में संस्कृत को अलमारी में बंद कर दिया गया है। संस्कृत में, जबकि वैज्ञानिकों ने भी माना कि वैज्ञानिक कार्यों में संस्कृत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए संस्कृत की पचधरता की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे संस्थान में व्याख्यान देने आया हूं जो संस्कृत और संस्कृत की बात करता है। एक भाषा के विद्यार्थी के रूप में मैंने महसूस किया, और आश्चर्यजनक रूप से ये बात मैंने जब इस क्रम में पढ़ा, बल्कि मैंने श्यामदेव मिश्र जी से चर्चा भी किया था कि हमारी आदिभाषी भाषाएं बहुत कुछ संस्कृत से जुड़ती हैं। इसका आशय है कि संस्कृत सुनने, संस्कृत बोलने वालों के संपर्क में आदिवासी समाज आया था, क्योंकि संस्कृत ऋषियों मुनियों की भाषा थी, जो वन कंदराओं जंगलों में रहते थे। उनकी भाषा के संपर्क में आकर के आदिवासियों ने, जिनके पास भाषा नहीं थी, उन्होंने बोलना सीखा था। और आदिभाषी भाषाएं संस्कृत के बहुत करीब हैं। संस्कृत के आचार्यों को आदिभाषी भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, और आश्चर्यजनक रूप से उनमें समानता मिलेगी। उन्होंने संस्कृत से ही सीखा। इसीलिए राजनीति करने वालों के लिए, भारत को कमजोर करने वालों के लिए जरूरी हो गया था कि कम से कम संस्कृत को पीछे रखो। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की आदिवासी भाषाएं जब मिलेंगी और संस्कृत मिलेगी, तो एक ऐसा भाषा का एक ऐसा स्वरूप खड़ा होगा जिसके मुकाबले दुनिया की कोई भाषा नहीं होगी। अमेरिका ने ये किया, दुनिया में एकमात्र देश अमेरिका है जिसने इसे किया। अमेरिका के एक अलग शब्दकोश है जो ब्रिटिश डिक्शनरी से अलग है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या ब्रिटिश वोकाबुलरी उससे अलग है, अमेरिकन शब्दकोश है।
और अभी आप कंप्यूटर पर जाइए तो पूछते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश आपको लगाना है कि अमेरिकन इंग्लिश लगाना है। अमेरिका सम्मान दिया और अंग्रेजी को लिया, अंग्रेजी के साथ मिलाकर के उन्होंने अपनी भाषा बनाई। में राज्यों का गठन अलग थोड़ी अलग है। भाषा के नाम पर जहां राज्य बने 1956 राज्यों का विभाजन हुआ है। जिस राज्य की जो भाषा है, मतलब जहां की जो भाषा है उसको रूप में दिया गया, जैसे आंध्र की तेलुगु, केरल की अलग, तमिलनाडु की तमिल, इस तरह बंगाल की बंगाली, इस तरह भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ। अभी पिछले दशक में ही यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ और यूगोस्लाविया 3 भागों में बटा, 3 देश हुए, वहां 3 भाषाएं चलती थी। तीनों भाषाओं में जबरदस्त एकता थी, लेकिन राजनीति का तकाजा ये रहा कि 3 देश भाषा के आधार पर 3 अलग भाषा भाषी लोग, अलग किस्म के भाषा भाषी लोग जो यूगोस्लाविया देश बनाते थे, वो 3 अलग अलग देश में बदल गए। आप उस खतरे की तरफ हमें देखना है कि जब भाषा के आधार पर भारत में, हिंदुस्तान में अलग देश की, उस खतरे को हमें देखना है। भाषा का एक दूसरा पक्ष है, मैं थोड़ा आदिवासी भाषाओं का जिक्र कर दूं कि मतलब जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अंडमानी भाषा थी, उसको बोलने वाली आखिरी महिला लीचो 4 अप्रैल 2020 को मर गई। उस भाषा की खूबसूरती ये थी कि हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं, मिट्टी के 20 पर्यायवाची शब्द थे, भोजन के 35 पर्यायवाची शब्द थे। वो खूबसूरत भाषा उस महिला के साथ चली गई। इसी तरह मैंने श्यामदेव जी से जिक्र भी किया था कि हमारे यहाँ जो जैसे कोई किसी का पति मर जाता है तो उस महिला को विधवा कहते हैं, पत्नी मर जाती है तो विधुर कहते हैं। लेकिन किसी लड़की का, किसी स्त्री का भाई मर जाए, उसे क्या कहेंगे, इसके लिए मुझे तो नहीं लगता हिंदी में कोई शब्द, तो मैं नहीं कर सकता। रौपुक शब्द था उस आदिवासी भाषा में, वह खूबसूरत शब्द उसी के साथ खत्म हो गया। तो आदिवासी भाषाओं का अध्ययन न होना, भाषा नीति का अंग्रेजी की तरफ झुका होना और भारत की सभी भाषाओं को अलग अलग खाने में रखना और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना, जिसका हिंदी भाषी राज्यों के अलावा और कुछ सरकारी संस्थानों के अलावा कहीं नहीं मनाया जाता, मुझे लगता है ये भारत की भाषा नीति की सबसे बड़ी विफलता है। जब अमेरिका जैसे देश वहाँ की सभी टेरिटोरियल लैंग्वेजेस को मिला करके एक अमेरिकन लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ के संस्कृत के इतने बड़े विद्वान, हिंदी और दूसरी भाषाओं के विद्वान, यहाँ के भाषा वैज्ञानिक क्यों नहीं मिलकर के एक भारतीय भाषा का स्वरूप गढ़ते, एक ऐसा शब्दकोश गढ़ते जिसमें सभी भाषाओं के शब्द होते और उस भाषा को पढ़ने सुनने वाले पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक होते। भाषा का संकट नहीं होता। अभी हम तमिलनाडु में चले जाएं, कोई हिंदी समझने वाला नहीं है। अंग्रेजी हमारी व्यवस्था हो गई, कंपल्सन हो गया है। क्यों हो गया है? हमें भाषा के भेद से जोड़ दिया गया है। हिंदी को लेकर किस राष्ट्रीयता की बात करेंगे? अगर राष्ट्रीयता केवल हिंदी से जुड़ी है तब तो 10 राज्यों का एक अलग राष्ट्र बनेगा। अगर हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी भाषा, सबको एक राष्ट्र के रूप में विकसित करना है, एक राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है, तो हमें संस्कृत के सहारे आगे बढ़ करके भारत की सभी भाषाओं को एक भारतीय परिवार में लाना और भाषा को उस रूप में विकसित करना है। दुनिया देखे कि भारत ने एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जो सभी संस्कृतियों के, हमारी संस्कृतियों का संरक्षण भाषा से नहीं जुड़ा हुआ है। भाषा तो हमारी बनी है। अगर हम ये सोचते कि कौरवी बोली को खड़ी बोली हिंदी के रूप में विकसित करके भोजपुरी संस्कृत, अवधी संस्कृत और ब्रज संस्कृत का ह्रास हो रहा है, तो उस बुद्धि पर तो तरस आता है।
खड़ी हिंदी में जब सभी भाषाओं के शब्द हैं तो सभी संस्कृतियां भी उसी तरह से हैं। भाषा को जानना, संस्कृत से जुड़ना है, नई भाषा को जानना, उस संस्कृत को भी जानना है, अपनी संस्कृत की जड़ों से खत्म नहीं होना है। संस्कृत की जड़ों से हम तब खत्म होंगे जब सर्वथा एक नई भाषा के हम मानसिक गुलाम हो जाएंगे। एक शब्द आता है पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स में, इबोनिक्स। भाषा में इबोनिक्स बहुत गढ़ा जाता है। जातीय पवित्रता, भाषाई शुद्धता, इस तरह के राजनीतिक ऐसे शब्द गढ़ते हैं, नीति के शिकार हो जाते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि भाषा का संबंध जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। में एक रिसर्च आया, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनस नॉलेज इन कमिंग द लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको बेंजामिन डी वाल्टर उसके मुख्य थे, और गैरी फॉल, लॉरी मोंटी, वो मियावा, तमाम यूरोपीय और एशियन विद्वानों ने इसे प्रकाशित किया। जैव विविधता से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। अगर भाषाओं पर संकट है, आदिवासी भाषाओं पर संकट है, तो आदिवासियों पर भी संकट है। और ये केवल जीवों तक सीमित नहीं है, ये भाषा के साथ आदिवासी समाज और आदिवासी संस्कृति भी संकट में है। जिसकी भाषा समाप्त होगी वो भाषा समाज भी खत्म हो जाएगा और वो संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। 1970 के बाद से अब तक भाषाई विविधता में जो कमी, बहुत सी जातियों का लोप हो गया। और जैव विविधता की हालत यह है कि इस समय दुनिया में लगभग 7,000 किस्म की भाषाएं हैं, जिसमें 80-85% भाषाएं देशज हैं, और उनको समाप्त करने के लिए दुनिया की 20 भाषाएं लगी हुई हैं। अब आप संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की स्थिति देख लीजिए, कहीं नहीं है। दुनिया की 4-5 भाषाएं दुनिया की सारी भाषाओं को समाप्त करने के लिए लगी हुई। वर्षों क्या होगा, अब ये कहने की जरूरत नहीं। आप अच्छी तरह पठन पाठन, जो सरकारी काम, विद्यालयों में हिंदी की या भारतीय भाषाओं की स्थिति देख सकते हैं। जहां तक जैव विविधता की बात है, जिन क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा थी वहीं भाषाई विविधता थी। अब ये अजीब आश्चर्य है, जहां जैव विविधता का असर केवल मनुष्य नहीं, जहां मनुष्य के साथ दूसरे जीव ज्यादा, मतलब 8.7 मिलियन किस्म के जीव हैं दुनिया में, और हमारी आबादी तो मनुष्य की आबादी उसी क्रम में है। जहां दूसरे जीव मनुष्यों के साथ ज्यादा थे, वहां वनस्पतियां भी बहुत ज्यादा थी, वहां भाषाएं भी बहुत ज्यादा थी, और वो जैव विविधता का क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुरक्षित था। जहां भाषाएं खत्म होने लगी, वहां जैव विविधता भी खत्म। जैसे जैसे भाषा खत्म होती गई, आप क्या समझते हैं, हम केवल गाय, उस पालतू किस्म के कुत्ते या भैंस, भेड़, बकरियों का ही पालन करते हैं? आदिवासी सभी प्रकार के जीवों का पालन करते थे। वहां नेवले, पक्षी, तमाम तरह के जिन जीवों को हम जानते नहीं, उनका भी पालन करते थे। जैसे जैसे उनकी भाषा खत्म हो गई, वैसे वैसे ये सब जीव खत्म होते गए। तो भाषा को एक करने की कोशिश, जैव विविधता को खत्म करने की कोशिश, वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने इसे देखा है, और उनका मानना है कि जब कोई भाषा मरती है तो पूरी संस्कृति, उससे पूरा जुड़ा ज्ञान समाप्त हो जाता है। और यहाँ तक कि तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की मूल भाषा समाप्त हो जाती है, उस व्यक्ति का मानसिक अवसाद में जाना स्वाभाविक है। स्वतः वो मानसिक अवसाद, आप किसी आदिवासी को अंग्रेजी सिखा जाएगा, वो अपनी मूल जड़ से, जो मातृभाषा है, जिसे उसने माँ के गर्भ में सीखा है। संस्कृत के विद्वान इसे जानते हैं कि भाषा जो है बालक गर्भ से सीखता है।
जो उसने गर्व से सीखा है, पहली बार जिस शब्द को सुना, जिस शब्द को बोला, उसे सीखता है। अगर वो मूल भाषा उससे विच्छिन्न हो जाएगी तो मानसिक रूप से भी विच्छिन्न होगा, छिन्न विच्छिन्न होगा और जैव विविधता खत्म होगी और ये पूरा संकट अंततः पर्यावरण के संकट के रूप तब्दील होगा। मेरी बात हो सकता है दीवार लगती हो, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ उस दिशा में उस तरह की चीजों पर जा करके अध्ययन करिए। और आप जब संस्कृत की पुरानी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो भाषा को पर्यावरण से जोड़ा गया है, भाषा को जैव विविधता से जोड़ा गया है। इसीलिए केवल भाषा विकास की बात नहीं होती। अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में देखना है, इस देश को एक रहना है, जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात होती है, तो सभी भाषाओं को जोड़ करके एक भारतीय भाषा विकसित करने की जरूरत है, जिसमें सभी भाषाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देंगी। जिसकी जितनी सामर्थ्य है योगदान देंगी। उसका कोई भी नाम रख लीजिए, भारतीय भाषा कहने में क्या बुराई है, भारतीय कहने में क्या बुराई है। आप जैसे ही लिपि का नाम देवनागरी हुआ, उसे अब देखिए एक गजब की चालाकी की गई पाकिस्तान के विभाजन के समय। पूरे पाकिस्तान के बड़े हिस्से में उर्दू नहीं बोली जाती थी। आज पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू। जो पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में गया उस सब पंजाबी बोलते थे, लाहौर तक पंजाबी बोलते थे, लेकिन आज वहां राजभाषा उर्दू है। उसका कारण है उसे भारत की सांस्कृतिक जड़ों से काटकर एक इस्लामिक देश में परिवर्तित करना था। वो भाषा जो फारसी से विकसित होकर उर्दू थी, वो मुसलमान धर्म की भाषा बनी, इस्लाम धर्म की भाषा बनी और पाकिस्तान की भाषा बनी। और अगर हम हिंदी को इस रूप में स्थापित करने की बात सुनते हैं तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के दिमाग में हम तो ये समझते हैं कि ये एक साजिश थी, एक राजनीति थी। भाषा नीति पर सही ढंग से विचार नहीं हुआ और हमने अपनी प्राचीन जड़ों से स्वयं को काट लिया। और आज हम एक ऐसी भाषा की वकालत कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के। तो मैं सवाल करता हूं ना, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित कर दिया जाए तो दूसरी भाषाओं का क्या किया जाए? अंग्रेजी को हटा दिया जाए। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो दुनिया की सारी भाषाएं जानते हैं लेकिन अपनी मूल भाषा की जड़ों से कटते नहीं। अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करना है तो हमें सभी राज्यों की भाषाओं का, आदिवासियों की भाषाओं का एवं संस्कृत की जो जड़ है, जहां से शुरू होती है संस्कृत, वहां से उसको जोड़कर उसे महत्व देना है और उसकी छत्र छाया में भाषाओं का विकास करना है। फिर एक अलग राष्ट्रीय एकता भाषा के माध्यम से विकसित होगी। संस्कृत ही वह आधार है जो हिंदुस्तान की सभी भाषाओं को, इसलिए मैंने कहा कि मैं भारोपी परिवार के उस विभाजन से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। संस्कृत ही वह आधार है जो हिंदुस्तान की सभी भाषाओं को एक सूत्र में पिरो सकती है। मैं कहता हूं उसे राजभाषा बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप उसका नाम बदल लीजिए ना, आप भारतीय भाषा रख लीजिए और उसमें हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, बांग्ला सबके खूबसूरत शब्द लाइए और एक शानदार राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में विकसित करिए, जो कंप्यूटर की भाषा हो, ज्ञान विज्ञान की भाषा हो। आप अंग्रेजी शब्द मतलब हम पैंट शर्ट पहन लें तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक नहीं है, ऐसा तो है नहीं। हमारी पहचान जो संस्कृति है वो हमारी अंतरात्मा से जुड़ी हुई है और वो अंतरात्मा जुड़ी हुई है मानवता से। हम संपूर्ण विश्व के प्रति जो मानवीय भाव रखते हैं, सह अस्तित्व का भाव रखते हैं, वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमारा पहनावा और हमारा मकान संस्कृति का प्रतीक नहीं है। तो मेरी तो अपील है, मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं सामूहिक रूप से आप सबके साथ इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, फिर से विद्वानों को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। दूसरा एक चीज मैं निसंकोच कह सकता हूं, हमें इसे सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार के साथ ये दुर्भाग्य है, जुड़ा हुआ देश का दुर्भाग्य है कि सरकार जो भी काम हाथ में लेती है उसे राजनीति का शिकार बना देती है। हमें भाषा को, मतलब भारत के विद्वान आगे आए और एक ऐसी भारतीय भाषा नीति का जनमत तैयार करें कि भारत में भाषा का विवाद ही न रह जाए। तेलुगु भाषी हिंदी का विरोध न करे और हिंदी वाला
केवल हिंदी के महात्म के आधार पर तेलुगु को उपेक्षित न करें। अभी बंगाल का एक खतरा पैदा हो रहा है और वो खतरा भाषा के सहारे भी राजनीति में आएगा। जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, भाषा नीति इबोनिक्स के रूप में राजनीति का हथियार बनेगी और हमें इस खतरे से, केंद्रीय सत्ता की मजबूती ही भाषा नीति को आगे करती है। महोदय से अगर निवेदन एक है राष्ट्र के समय सीमा को ध्यान में रखें, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ठीक। मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके संगठन के लिए शुभकामना और इसमें बुलाने वाले सभी लोगों के लिए मेरा आभार। धन्यवाद। सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपने भारतीय परिवार में हिंदी का स्थान एवं इसकी वर्तमान कालिक चुनौतियां, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया कि भाषा को पर्यावरण और जैव विविधता से जोड़ा गया है और व्यक्ति भाषा का जब प्रयोग करता है, आपने बताया कि जब व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है तो अपनी भाषा में ही अच्छी तरह प्रयोग कर पाता है। इसके लिए कहा गया है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कौशूल। ये बात सार्थक होती है। आपने भारतीय भाषा के हिंदी भाषा के विकास में जो बाधा बताई है कि भारतीय भाषा को राष्ट्रीय स्वरूप में न लेकर के चलना ही हमारे लिए हिंदी भाषा के लिए बाधक है। आपके लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसके अगले क्रम में इस सभा के सभाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के दर्शन विभाग के प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ, छात्र वत्सल, क्रीड़ा क्षेत्र पारंगत तथा संस्कृत विकास संस्थान के मध्य भारत संपर्क प्रमुख एवं इस सभा के सभाध्यक्ष मम नाम तुल्य स्वनाम धन्य प्रोफेसर शशिकांत द्विवेदी गुरु जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन द्वारा हम सभी का दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुरु जी, अभिनंदन है। धन्यवाद मिश्र जी। आवाज जा रही है? जी सर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के इस मंच पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हमारे बीच विशिष्ट वक्तव्य प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी ने हिंदी की संपूर्ण विकास यात्रा को परिलक्षित करते हुए व्यक्त किया। दूसरे हमारे मुख्य वक्तव्य देने के लिए प्रोफेसर राकेश सिंह जी उपलब्ध थे, जो भारोपीय परिवार में हिंदी का स्थान और इसकी वर्तमान कालीन चुनौतियों को लेकर के अपनी बातों को रखा और बहुत ही प्रगल्भ व्याख्यान आप दोनों लोगों का रहा। साथ ही विषय प्रवर्तन कर रहे हमारे मित्र प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी और हमारे नाम राशि मिश्र जी, हम भी मिश्र ही हैं, द्विवेदी लगा रहे हैं तो हम भी मिश्र ही हैं, क्योंकि गोत्र जहाँ से निकला वहाँ से आकर के इधर आ गए तो द्विवेदी लगा लिए, इतना ही अंतर हो गया। तो जैसा कि हम लोग हिंदी पर विचार करने के लिए यहाँ उपलब्ध हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर वक्तव्य है, क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं। हिंदी से बहुत दूर दूर का नाता है, क्योंकि हम जब 12th में थे या 10 में थे तब उसके पहले 6-7 में हिंदी पढ़े थे, लेकिन मातृभाषा के रूप में हमको यह भाषा प्राप्त हुई हिंदी, क्योंकि हम लोग घर में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है वह संस्कृत से ही स्वीकार करनी चाहिए, संस्कृत ही है। क्योंकि देखें आप, तुलसीदास जी को देख लें या भक्तिकालीन जितने भी कवि हैं उनको देख लें, हम तो बहुत संस्कृत का अध्ययन नहीं रखते हैं। जैसे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज इत्यादि, या बंदो गुरुपद पद्म परागा, इन एक एक पंक्तियों का अर्थ
आप बिना संस्कृत को जाने नहीं कर पाएंगे। संस्कृत से पूरा का पूरा हिंदी ने सब लिया है संस्कृत से, और कहे कि हम संस्कृत से अलग हैं तो संभव नहीं है। संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत हमारी जो लिपि है, उच्चारण स्थान जो हमारे हैं, हम प को प जैसे बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान जो है को विसर्जनिया नाम कंठ कवर्ग का अ का उसी उच्चारण स्थान से हिंदी भी बोली जाती है। हिंदी के लिए कोई दूसरा अन्य उच्चारण स्थान नहीं है। एकदम कहें कि हाँ, अपभ्रंश होकर के जैसे लोग चर्चा कर रहे थे, तो अपभ्रंश के रूप में हमको यह बाद के साहित्यों में धीरे धीरे टूट टूट के, जैसे उस समय नाटकों में प्रयोग करते थे लोग कि प्राकृत भाषाएं बोली जाएं, उनके लिए जो नहीं संस्कृत बोल पाते हैं, देशज भाषा जिसको कहते हैं, उसी को उसी रूप में बढ़ते बढ़ते फिर यह हिंदी के रूप में एक प्राप्त हुई। और यह इसको पल्लवित पुष्पित करने का पूरा श्रेय अगर देखें तो तुलसीदास जी को देखें, उनके काव्यों को देखें, तो आपको बहुत मिलेगा। एकदम सीधा सीधा, जैसे श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, मणि गण, गण कैसे आप लगाएंगे, गण अपभ्रंश है, सीधा सीधा, मणि गण मने समूह, ये सब एकदम सीधा सीधा संस्कृत के। और वो क्यों ना, हम जब अपने भारतीय हम चिंतन करते हैं भाषा किस लिए होती है, भाषा का मुख्य कार्य होता है कि जो हमारी चिंतन परंपरा है, जो हमारा ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को हम अगले तक संप्रेषित कर सकें, हम बता सकें। क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह से अभिव्यक्ति की जाती है। एक तो मौन होकर के भी, जैसे हमने ऐसे कर दिया तो चुप हो जाइए, यह संकेत हो जाता है, संकेतग्राही है। लेकिन शब्द से भी संकेतग्राही होता है, शब्द से भी परिज्ञान होता है। और जब हम संस्कृत निष्ठ हमारे यहाँ सब कुछ प्राप्त है, तो हमारे पास विचार करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इससे इतर शब्दों का विचार हम करें। संस्कृत का जो व्यापक क्षेत्र है, उस व्यापक क्षेत्र से इतर अगर हिंदी कहीं विचार करती हो, तब तो वह कहीं ठहरे कि हाँ, हम अलग उसके लिए शब्दों को ढूंढ के लाते हैं और प्रयोग करते हैं। या जिसके साथ गई, संस्कृत के साथ है, जब आक्रमण हुआ आक्रमणकारियों का, तो उनकी भाषा के साथ अपने को जोड़ती हुई वह वहाँ भी हिंदी स्वयं में फारसी शब्द है। हम जब हम सुने कि ये भैया हिंदी, तो हिंदी तो स्वयं में फारसी शब्द है, क्योंकि फारस वाले इस भाषा को, इस तरह की जो भाषा है उसका नाम उन्होंने हिंदी रखा। ऐसा विचार कर सकते हैं, फारसियों ने रखा। तो हिंदी का वास्तविक नाम क्या है, यह भी विचारणीय है कि हिंदी को हम किस नाम से जानें, इसका क्या वास्तविक स्वरूप था। हिंदी का संस्कृत निष्ठ हिंदी, जो लोग बोलते हैं, प्राचीन लोग कहे कि संस्कृत से ही हिंदी निकली, तो संस्कृत निष्ठ हिंदी जिसकी वकालत लोग करते हैं, और उसको ही बनाने के पक्ष में लोग थे। बाद में हमारी राष्ट्रभाषा जो हो गई वह हिंदी हो गई। तो यह हिंदी जो आई वह दूसरी पक्ष को, जो आक्रमणकारियों का पक्ष था, उसको लेकर के हिंदी आ गई, आधुनिक काल की जो हिंदी हुई। तो आप देखें तो भाषा हमको हम संप्रेषण करने का अधिकार देती है, हम किस बात को, उस बात को कैसे कह सकें। हमारे पास जैसे हम लोग पढ़ते हैं, योग पढ़ते हैं, योग में जो शब्द हैं, अनुभूति है, ये शब्द कहाँ से हैं आएंगे, इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे तो आप संस्कृत की शरण में आपको, हिंदी वालों को या किसी भी भाषा भाषियों को, अंग्रेजी के लिए जैसे मन है, अब मन के लिए क्या लाएंगे आप, मन के लिए तो मन ही कहेंगे। अब वो माइंड कहते हैं अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी दारिद्र्य की भाषा है, मन के लिए भी माइंड, चित्त के लिए भी माइंड, बुद्धि के लिए भी माइंड। तो ये सब उनके यहाँ समस्या है। तो जिस भाषा में जिस चीज़ का संप्रेषण होता है, उसको संप्रेषण, जिसमें हम चिंतन करते हैं उसी को हम संप्रेषित कर सकते हैं। हम अपने घर में, ये भाषा बाहर से कहीं नहीं आती, हम भाषा जो सीखते हैं सब अपने घर में सीखते हैं। 8-10 साल में सभी अपने घर में इतना प्रौढ़ भाषा वो सीख लेते हैं कि उस भाषा में वो चाहें तो काव्य रचना भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो अर्थ व्यवस्था है उसमें हम क्या करते हैं, गए विद्यालय में, उनको कहे कि अब अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ना है, तो आधा दिमाग तो उनका अंग्रेजी पढ़ने में, भाषा जानने में लग जाता है।
आधे दिमाग से वो उस विषय को पढ़ पाते हैं। तो ये सब समस्याएं दूसरे अन्य भाषियों के साथ होती हैं, दूसरी भाषाओं को पढ़ने में। और संस्कृत का तो बहुत विशाल रूप है। हम तो आंध्र में भी रहे, हम वहाँ मलयालम में भी 1 महीना वहाँ रहे, केरल में भी रहे। तो वहाँ की जो जो भाषाएं हैं वह कहीं भी संस्कृत से अलग नहीं है। उड़ीसा की भाषा को सुनिए, कलकत्ता की बंगला भाषा को सुनिए, केवल भाषा के शब्द वही हैं, आप उसमें प्रकृति प्रत्यय कुछ और बदल लेते हैं, कुछ और ए की जगह छे कुछ ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी को अगर छोड़ करके दूसरा देखेंगे तो ऐसे ही परिवर्तन होता गया। इसीलिए लोग कहे कि वाणी जो है ना, पग पग पे वाणी। और तो यह हिंदी जो है, इसको भाषा, ठीक है भाषा के रूप में, क्योंकि साहित्य रचना हो गई, ने तुलसीदास जी ने उपकार कर दिया, बहुत से साहित्य लिख दिए। नहीं तो इसको वाणी ही कहते तो ज़्यादा ठीक ठाक था। क्योंकि पग पग पर आप देखें, पूरे संपूर्ण भारत को देखें, अगर विचार करें तो कहीं न कहीं बंगाल की भाषा, फिर बिहार की भाषा, फिर यह भोजपुरी, हिंदी, देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते वह आपको महसूस होगा। और फिर चले जाइए गुजरात तक जाइए, देखिए गुजरात तक कितना चेंज होता है। एक ही हिंदी बदलती हुई चली जाती है, और वही दक्षिण भारत में जाती है तो शब्द यही हैं, इसी अर्थों में प्रयुक्त हैं। और लेकिन वह उनका बोलने का टोन और उनका बोलने का तरीका, कुछ उन्होंने और शब्दों को जोड़ लिया अपनी भाषा में, तो वो अधिक हो गया है। तो ये सब देखें तो, और एक संपूर्ण भारत में एक कोई अगर भाषा हो सकती है तो संस्कृत ही हो सकती है, जैसा प्रोफेसर राकेश सिंह जी ने भी कहा। तो बिना संस्कृत को, क्योंकि इसके उधर से ही सभी का विकास संभव है, इसको छोड़ करके विकास संभव नहीं है। क्योंकि हमारी जो भाषा है संस्कृत भाषा, इसमें हर शब्द को, शब्दों के रहस्य रखे हुए हैं। जैसे हम एक शब्द है बिस्तुइया, हिंदी में बोलते हैं बिस्तुइया, तो विष है कहाँ, त्वचा में जिसके विष है, ऐसी। तो इस तरह से हम उसको पदच्छेद करके उसके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं अपने, और देखते हैं कि इस तरह से रहस्यमयी भाषा के रूप में हमको, और बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे। आप गोरखवाणी वगैरह को पढ़िए, देखिए उसमें कितना है। सगुरा होय सो भरी भर पीवे, निगुरा जाय पियासा। सगुड़ा माने सगुण, सगुण हो सो भरी भरी पीवे, निगुरा जाए पियासा। तो इस तरह से जब हमको वही शब्दों को वर्णन करना है जो संस्कृत निष्ठ है, तो उसी को बदल करके हम हिंदी में प्रयुक्त कर सकते हैं। अन्यथा और कोई शब्द नहीं है। दूसरे शब्दों से, दूसरी एक का विधान हो गया तो दूसरे शब्दों से उसका विधान नहीं। आप चले जाइए, पिता, फादर, उसी से बना है, दूसरा नहीं सकता। मदर, माता, अंग्रेजी भी यहाँ से निश्रित हुई है। हमारे तो यहाँ गुरुजी जो थे, व्याकरण वाले गुरुजी, क्या नाम था, अभिनव पाणिनि, राम प्रसाद त्रिपाठी गुरुजी कहते थे, एक बार हमने सुना पिताजी के मुख से, उन्होंने कहा कि मोटर, मुट धातु से बनाया उन्होंने मोटर। तो इस तरह से शब्दों का जो व्यापार है वह यही, इतना समृद्ध साहित्य है संस्कृत का कि आप संस्कृत से इतर विचार ही नहीं कर सकते कि कोई उसके इतर कोई शब्द लाना हो आपको। हाँ, उसी को आप तोड़ तमोड़ के दूसरे शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने शिष्य मिश्र जी को, और हमारे मित्रवर मिश्र जी, और इस सभा में शायद जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं प्रोफेसर त्रिपाठी जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वह संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के अध्यक्ष हैं भारत के, और जो भी इस समूह पटल में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरु जी को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपने हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से बताई, और संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी व्याकरण भी पुष्पित और पल्लवित हुआ है, तथा संस्कृत से निष्ठ ही हिंदी है, अर्थात हिंदी संस्कृत निष्ठ भाषा है। इस तरह जो भाषिक समन्वय किया है बहुत ही अद्भुत रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसके अगले क्रम में मैं औपचारिकता के संदर्भ में
धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर संजय मिश्र जी को निवेदन करता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर संजय मिश्र जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, नहीं तवादी मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारिणी, भव भव विभव पराभवकारिणी, स्वबस बिहारिन। सभी को मेरा सादर प्रणाम है। सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत संस्थान जो है ये इतना विलक्षण प्रकल्प लगा मुझे। मैं तो बहुत ही सुखद आश्चर्य में हूं कि इसकी जिसने भी वीडियो खोल लिया जाए। इसमें इसकी इतनी अच्छी परिकल्पना है। मैं परिकल्पक आदरणीय प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी महोदय को सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा है कि इसमें जो आयोजक हैं प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, जो कि संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं और जिन्होंने हिंदी की परिचर्चा रखी, और प्रोफेसर राकेश सिंह महोदय जो कि हिंदी शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं, वो संस्कृत का समर्थन कर रहे हैं। यही हमारी भारतीयता है और भारतीयता की मूल आत्मा है। मैं क्या बोलूं, दोनों जो उद्घोषक हैं, जो दोनों उद्बोधन करता हैं, आदरणीय प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी तथा आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, इतना अच्छा उद्बोधन लगा हिंदी साहित्य के प्रति कि अगर मैं तुलसीदास जी की एक पंक्ति बोलूं कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न। दोनों लोग एक जैसे ही हैं, एक ही हैं। तो मैं इसी क्रम में अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर शशि कांत द्विवेदी महोदय, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है, उनका सादर साधुवाद तथा धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय को इसके लिए निकाला। और आप संस्कृत संस्थान के आप मध्य भारत के संपर्क प्रमुख भी हैं, इस नाते भी आपके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। तथा मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिंह महोदय ने बहुत ही अच्छी बात की है, और आपकी जो लोक बोलियों के प्रति चिंता है, उस चिंता से मैं अपने आप को भी बांध पाया हूं, और वो मेरी भी चिंता बन गई है। इसके प्रति उधर मेरी दृष्टि नहीं गई थी। और आपने अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली, कौड़वी, भोजपुरी, मागधी, अंगिका, वज्जिका आदि
अनेकानेक बोलियों के प्रति आपने जो अपनी एक निष्ठा दोहराई है, उसके प्रति जो है मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और निसंदेह आपका जो यह निर्देशन है, यह हम सभी के लिए भावी भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करता हूं। विशिष्ट वक्ता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र महोदय, गुरुजी, जिनके बारे में क्या ही कहूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, चाहे किस रूप में भी लेता हूं आशीर्वाद मिलता रहता है। और मुझे लगता है कि गत वर्ष सितंबर में आपका दर्शन हुआ था हमारे विश्वविद्यालय परिसर में, मैंने आहूत किया था, आपने मुझे कृतकृत किया आकर के, और इस सितंबर में आपने जो है हमें कृतार्थ किया। और जो है इसके लिए मैं आपके श्री चरणों में वेदोक्त अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तथा आज जन्म जग सुफल हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा, गोस्वामी जी की पंक्ति कह करके एक बार पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आपके श्री चरणों में। तथा इस पूरे कार्यक्रम के प्रकल्पक और ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य प्रतिष्ठित जो विद्वान है प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, जिनका ज्योतिष में ही नहीं बल्कि साहित्य, व्याकरण आदि विषयों में भी बहुत अच्छी पकड़ और अध्ययन है। उन्होंने इतना अच्छा विशिष्ट कार्य किया है आज के दिन, और हम सभी जो है ज्ञान पिपासुओं के लिए एक सुंदर स्रोतस्विनी का उन्होंने उद्घाटन कराया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तथा ये जो संचालक महोदय हैं डॉक्टर शशिकांत जी, उनका भी मैं सादर साधुवाद करता हूं। बड़े ही सधे शब्दों में आपने संचालन किया है। मंगलाचरण प्रस्तोता अतुल शुक्ल जी बहुत अच्छा मंगलाचरण किए हैं। तथा एक आयोजक मंडल से मैं एक स्नेहिल उपालंभ भी ज्ञापित करना चाहूंगा कि इतने विलक्षण विद्वान हमारे सम्मुख आए और अपने विचार प्रस्तुत किए। हम शताधिक लोगों को भी जोड़ सकते थे। मेरी इस मनुहार को, मेरे इस निवेदन को आयोजक मंडल अवश्य ध्यान देंगे और आगे मुझे भी निर्देशित करेंगे कि हम अधिक से अधिक ज्ञान पिपासुओं को इसमें जोड़ सकें, तो ये काफी लाभान्वित लोग होंगे। तथा जितने भी सभा में जुड़े हुए हैं सबके श्री चरणों में मेरा पुराणोक्त अभिवादन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद संजय जी, आपको हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। आज संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास के उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित यह विशिष्ट व्याख्यान सत्र द्वारा हम सभी लाभान्वित हुए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत पश्चिमी सभ्यताओं से ओतप्रोत होता जा रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति के लिए घातक है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कुछ पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अर्थात संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान रूपी जो यह हिमालय है, इस हिमालय से भी गंगा रूपी भारतीय संस्कृति ज्ञान रूपी स्रोत निकलनी चाहिए, जिससे हमारा भारत भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर के विश्व पटल पर अपना परचम पुनः लहराए फहराने लगे। कहें कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अतः आप सभी स्वदेश प्रेमी स्वजनों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल संस्कृत के लिए, संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के लिए योगदान करें, जिससे इस संस्थान के संकल्प को पूर्ण किया जा सके। आप सभी का हार्दिक आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर उपस्थित होने के लिए। शांति मंत्र के द्वारा सभा का समापन किया जाएगा। पहली पंक्ति मेरे बाद दोहराएंगे, दूसरी पंक्ति आप सभी साथ में दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति शांति। सभी को सभा का धन्यवाद। विसर्जन किया जाता है।